माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र का दूसरे चैप्टर का दूसरा पाठ देखेंगे। दूसरा चैप्टर था संसाधन के रूप में लोग, यानी कि ऐसे लोगों को संसाधन कहा जाता है जो कार्यरत यानी कि जो कामकाजी हैं, और प्रतिफल यानी कि जिन लोगों पे निवेश किया जाए, धन खर्च किया जाए, वो बाद में कोई न कोई प्रतिफल देते हैं। यानी कि वो अगर अच्छे पद पे होते हैं तो वो अच्छे जॉब की तरह वह अच्छे पैसे कमाते हैं और वही कार्यरत होते हैं। इसी उदाहरण में हमने एक कहानी सुनाया था शकल और विलास का, जिसमें शकल 12 वर्ष का होता है और विलास 11 वर्ष का। शकल पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन जाता है और वहीं विलास को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है और वह बीमार पड़ जाता है और वह कम पैसे में ही अपना गुजारा करता है। उसी पॉइंट का आगे का पार्ट है करा कि एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, यानी कि कोई भी बच्चा हो जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पे यानी कि उसके पढ़ाई लिखाई पे और उसके स्वास्थ्य पे अगर खर्च किया गया तो भविष्य में उच्च आय और समाज में बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकते हैं। यानी कि उसकी आय भी ऊंच हो सकती है और वो समाज को बड़ा अपने श्रम के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा वह योगदान भी दे सकता है, जिसको अधिक प्रतिफल कहा जाता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होते हैं, यानी कि उन्हें पता रहता है कि उचित पोषण और स्वच्छता और स्वास्थ्य कितनी आवश्यक है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं और इसी तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और स्वच्छता और तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजन कर देते हैं। यानी कि जो माँ बाप अशिक्षित हो, अस्वस्थ हो, वह अपने भविष्य का चक्र निर्धारित नहीं कर पाते हैं और अपने ही तरह अपने बच्चों का भी देखभाल वह करते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। यानी कि जो सुविधा उन्हें नहीं मिली रहती है तो वो सुविधा उन्हें वह नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। भले ही माँ बाप न पढ़े लिखे हों, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूर चाहते हैं। वो उन्हें पता है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हमारे बच्चे भी इस चीज से वंचित ना रहें। वो माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। करा कि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। मानव संसाधन यानी कि जापान देश है वह मानव पे ज्यादा खर्च करता है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित कैसे बने? करेक्ट, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा ध्यान व्यक्तियों पे दिया, अपने समाज के लोगों पे दिया, उस पर निवेश किया, उसको शिक्षा और उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और उन लोगों के भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं। यानी कि वह लोगों पे भी निवेश किया और जो भूमि और पूंजी थी उन संसाधनों का भी कुशलता पूर्वक प्रयोग करके धनी एवं विकसित देश बने। फिर करा कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं, यानी कि लगे हुए हैं। हमने देखा है कि विलास मछलियां बेचता है और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल जाती है। यानी कि दोनों एक ही उम्र के, एक 12 साल का और एक 11 साल का है, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, इसको नहीं मिल पाती है। तो वो क्या करता है, काम तो दोनों करते हैं, श्रम दोनों करते हैं, लेकिन श्रम करने, मजदूरी करने, कार्य करने का तरीका अलग अलग है। वह एक फर्म में नौकरी करता है और ये मछली व्यापार करता है। लेकिन वह व्यापार कैसी होती है, छोटी होती है। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्ग किया है। प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। यानी कि जो कृषि से संबंधित है, जो प्राकृतिक से संबंधित है, उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण होता है, यानी कि जो प्राकृतिक चीजों से उठा करके दोबारा उसे नए रूप में धारण कराए वो विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवाएं, यानी कि जो इन दोनों से उठा करके व्यक्तियों के पास सेवाएं पहुंचाता है, वो चीजें पहुंचाता है, वह तृतीय क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप
वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और ये क्रियाकलाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन यानी कि मूल्य को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है और इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन, यानी कि बाजार क्रिया जो सरकार से संबंधित हो और गैर बाजार क्रिया जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता हो। फिर कह रहा है इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। फिर कह रहा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है और आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, घर की सफाई करती और अपने बच्चों की देखभाल करती। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते, उपज को बाजार में बेचते और परिवार के लिए धन कमाते। और शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिससे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है और परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यह है कि जो घर में महिलाएं काम करती हैं उनकी कोई भुगतान यानी कि उनका कोई तनख्वाह नहीं होता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय से नहीं जोड़ा जाता है। फिर कहा कि बिलास की माँ गीता मछली बेच करके आय कमाती थी और इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता था जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती, यानी कि जब वो अपना श्रम बाजार में रखती, यानी कि कोई मेहनत मजदूरी जो भी है लेकिन घर से बाहर जो काम करती हैं तो उस श्रम का उनका भुगतान होता था। उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती थी, यानी कि पुरुषों के आधार पर ही उनके कौशल का निर्धारण किया जाता था, यानी कि वो किस तरीके का काम कर रही हैं। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों से के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है और अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि कम वेतन दिया जाता है और अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानून सुरक्षा का अभाव रहता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं और इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कहने का मतलब है वो ऐसे जगह काम करते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है तथा उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है और संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया। इनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकताएं पड़ती हैं और अपनी बहन या साथ पढ़े किसी सहपाठी से पूछे कि वो क्या बनना चाहती हैं। फिर आता है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। उसमें आता है पहला शिक्षा। करा कि अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिए। यानी कि स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो फल अवश्य देगा, वही बात अगर हम अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो बाद में वह मन प्रसन्न फल देता है। हमने देखा इसके लिए नए शिक्षित गोले नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए और न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के लिए भी शिक्षा का योगदान यह राष्ट्रीय आय का सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। और प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारण विद्यालय की स्थापना की गई है। यह है भारत में साक्षरता दर का
टेलीग्राम दिखाया गया है। ये जो नीले ये व्यक्ति की माप है और ये पुरुष की और ये महिला की है, यानी कि इतने व्यक्ति में ये व्यक्तियों की संख्या, यानी कि ये व्यक्ति हैं और ये पुरुष हैं, और ये यानी कि इसमें दोनों हैं और ये पुरुष है तो इसमें इतना ही महिला है। ये व्यक्ति हैं, ये पुरुष हैं और ये महिला है। इस तरीके से 2011 में सबसे ज्यादा पुरुष शिक्षित हुए हैं। फिर कहा कि बड़ी संख्या में हाई स्कूल में विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई और शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर की ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गए और घरेलू शक्कर उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 में 0.64% से बढ़कर के 2015 से 16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया और इसके बाद स्थायी रूप से कुछ वर्षों तक 3% रहा। फिर करा कि इससे साक्षरता दर 1951 के 81% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है और साक्षरता के प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों का अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है तथा जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और वर्ष 2011 केरल के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% है और वर्ष 2013 से 14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है और दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच छोड़ने वाले की उच्च दर में कमजोर कर दिया है और 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कहने का मतलब है कि इन राज्यों में कुछ राज्यों में शिक्षा अधिक और कुछ राज्यों में शिक्षा के मांग कम है। इस तरीके से राज्य और स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है, यानी कि समय के साथ पहल है और इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने से लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटे शिविर प्रारंभ किया गया और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और बच्चों के धारण उनकी पोषण स्थिति सुधार के दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई। यानी कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी कि जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, फिर भी उन्हें जबरदस्ती 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, यहाँ तक कि कॉपी किताब बस्ता फीस वगैरह इन सारे चीजों को फ्री निःशुल्क, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ भोजन भी दोपहर का तय किया और इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और ब्राह्मी योजना से उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि हुई और 2017 से 18 एवं 30% 2020 से 21 तक करने का प्रयास किया गया है और इस तरीके से 1951 से 2015 से 16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि भी हुई और छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की 2.1 में देखा जाए कि यह क्या है, ये सारे संख्याएं दिखाए गए हैं कि महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, शिक्षक और यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों की स्थापना यानी कि शिक्षक में है कि कितने यूनिवर्सिटी में और कितने कॉलेज में है। तो इस तरीके से इस टेलीग्राम बना करके हमने देखा कि जो पहले वर्ष में कम थे वो आगे चल के धीरे धीरे हर एक सत्र में शिक्षा की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्वास्थ्य पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।